नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल, जहां हम आपको सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं करवाते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं, बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है जो आपको किसी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। यहाँ खबरों के उस एंगल को आपको समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं। तो चलिए खबरों के टॉप एंगल में अब बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर की। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई। केजरीवाल की मुस्लिम प्रेम और तुष्टीकरण की सियासत को लेकर कोर्ट ने कहा कि एक सीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बोला। आखिर ऐसा क्या बोला था केजरीवाल ने, बताएंगे टॉप एंगल की पहली खबर में। वही दूसरी खबर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर। त्रिपुरा में 16 फरवरी, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगा मतदान, जबकि 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। वहीं तीसरी खबर, एमपी में एक किताब को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ा है सियासी संग्राम। दरअसल इस किताब में सावरकर की तुलना जिन्ना से की गई है। जबकि चौथी खबर राजस्थान के रिश्वत कांड की, जहां मुख्य आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर एसीबी के हवाले अब कर दिया है। और पांचवी खबर तेलंगाना में विपक्षी एकता के खंड खंड की, जहां आज एक मंच पर केसीआर, केजरीवाल और अखिलेश नजर आए हैं। इन सारी खबरों का टॉप एंगल आज आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात केजरीवाल को लगी हाईकोर्ट की फटकार की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में राहत नहीं मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने केजरीवाल को आरोप मुक्त करने वाली याचिका खारिज कर दी। ये मामला 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी की एक जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण को लेकर है। केजरीवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार। मुस्लिम तुष्टीकरण पर हाईकोर्ट ने लताड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाम से सिर्फ हिंदू हैं, लेकिन तन, मन, वचन और कर्म से पूरी तरह मुस्लिम हैं। केजरीवाल ने मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि जुबान से भगवान की जगह खुदा शब्द निकलता है। लेकिन अब यही खुदा शब्द केजरीवाल के गले की फांस बन गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल पुराने केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में दर्ज किए केस में सुल्तानपुर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट का मानना है कि केजरीवाल ने वोटर्स को प्रभावित करने के लिए खुदा का नाम लेकर धमकाया था। कोर्ट ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा है कि एक राज्य के सीएम को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिसके छिपे हुए अर्थ हों। दरअसल केजरीवाल ने 2014 लोकसभा चुनाव में अमेठी में कहा था कि जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा देश के साथ गद्दारी होगी। जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा, देश के साथ गद्दारी होगी। इसी बात को संज्ञान में लेकर उड़नदस्ते के मजिस्ट्रेट प्रेमचंद्र ने आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज कराया था। ट्रायल कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर उन्हें 6 दिसंबर 2014 को तलब किया था। इसके बाद केजरीवाल ने राहत आरोप पत्र से नाम हटाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था, लेकिन सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उसे 4 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने एसीजेएम कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में भी चुनौती दी, जिसे अक्टूबर 2022 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद केजरीवाल हाईकोर्ट गए, लेकिन अब वहां से भी निराशा हाथ लगी है। देश की जनता केजरीवाल के मुस्लिम प्रेम से वाकिफ है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम सार्वजनिक हुआ हो। कई मौकों पर केजरीवाल ने वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वैसे देश की जनता केजरीवाल के मुस्लिम प्रेम से पूरी तरीके से वाकिफ है। ऐसे में खबरों के टॉप एंगल में समझने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल का मुस्लिम प्रेम कब कब आखिर जागा है। केजरीवाल ने 7 साल में जनता के 101 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को बांटे। इनमें 62 करोड़ रुपए महज 1 साल में वक्फ बोर्ड को दिए गए। ऐसा देखा जाए तो हर साल वक्फ बोर्ड को 14.50 यानी 14.5 करोड़ रुपए दिए गए।
केजरीवाल ने कहा था कि बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बना है। हमारी सरकार होती तो उसकी प्रॉपर्टी तुड़वा देती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो केजरीवाल कहते हुए सुने जा सकते हैं कि कभी भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल और दिल्ली सरकार पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के साथ है। केजरीवाल ने मुस्लिमों को मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का भी डर दिखाया। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने मौलवियों की तनख्वाह दोगुना करने का ऐलान भी किया। दिल्ली की 185 मस्जिदों के इमामों को अब 18,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। पहले ये वेतन मात्र 10,000 रुपए थे। और देखिए, इसी के साथ अब खबरों के टॉप एंगल में आगे बढ़ते हैं। बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का आज हो गया है ऐलान। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, जिनकी तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई। चुनाव आयोग की ओर से यह बताया गया कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएंगे और 2 मार्च को इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक बात दिलचस्प है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 27th. So we are finishing all the polling in the February 27th, within February itself. This is to take into account. This has taken into account that the examinations schedules are also taken into account, and that children are not really disturbed by this to the extent possible. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा है और यहां चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहां निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगे। तीनों राज्यों में 62,80,000 वोटर्स हैं। इनमें 31,47,000 महिला वोटर्स हैं। 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले 97,000 वोटर्स हैं। 1,76,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वोत्तर के राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के अलावा कुल 9 राज्यों में चुनाव होंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद अप्रैल या मई में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। इसके अलावा 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल भी इसी साल 17 दिसंबर को खत्म हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनवरी 2024 में अलग अलग तारीखों पर कार्यकाल खत्म होगा। और चलिए अब खबरों के टॉप एंगल में आगे बढ़ते हैं। बात राजस्थान की। राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार अजमेर एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान में 2 करोड़ रुपए के इस बड़े रिश्वत कांड के खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। राजस्थान पुलिस सर्विस 2010 बैच की आईपीएस अफसर दिव्या मित्तल पहले लेक्चरर रह चुकी हैं, लेकिन फिलहाल दिव्या एसीबी की गिरफ्त में 3 दिन के रिमांड पर है। राजस्थान में रिश्वत कांड, आरोपी एएसपी दिव्या को 3 दिन की रिमांड। राजस्थान में 2 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया। बता दें कि दिव्या मित्तल को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। अब जयपुर एसीबी मुख्यालय में 20 जनवरी तक रिमांड के दौरान दिव्या मित्तल से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले एसीबी ने कहा था कि हरिद्वार के एक दवा कारोबारी के खिलाफ नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में अजमेर में केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच एसओजी की प्रभारी एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को दी गई। आरोप है कि दिव्या ने जांच के दौरान मीडिएटर बर्खास्त कांस्टेबल सुमित कुमार के जरिए दवा कारोबारी से 2 करोड़ की रिश्वत ली, जो 50 लाख तय हुआ था। लेकिन पीड़ित उससे पहले ही एसीबी के पास पहुंच गया और अपनी शिकायत दर्ज करा दी, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। उदयपुर आने के लिए बोला और फिर वो लोगों ने उस पूरी तस्दीक करने के बाद में उसको नेचर हिल रिसोर्ट जो कि चिक्कलवास बड़गांव में है, उदयपुर के पास ही, वहाँ लेके गए। उसके कपड़े वगैरह उतार के उसकी तलाशी ली और उसके बाद में उसके साथ बारगेनिंग शुरू की। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की, उसने देने में असमर्थता जाहिर की,
तो जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे उनकी बात कराई गई, तो उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, तो उसने कहा जो भी फाइनल करेंगे यही करेंगे, और ऐसे करके उन्होंने, उसके बाद में उसने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए और वहाँ से रवाना हो गया। उसके बाद उसने हमारे को आके जो रिपोर्ट की थी। दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी से राजस्थान पुलिस और एसओजी में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन दिव्या मित्तल के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। मीडिया के सामने एएसपी दिव्या मित्तल ने कहा था कि वो दवा माफियाओं की साजिश का शिकार हुई है। एसीबी के मुताबिक दिव्या मित्तल ने दवा कारोबारी को अपने ऑफिस में बुलाया और 50 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। इसमें 25 लाख रुपए तत्काल और 25 लाख रुपए बाद में देने के लिए कहा गया। कारोबारी ने रुपए कम करने के लिए कहा तो दिव्या ने कहा कि ये बनिए की दुकान नहीं, जो तय हो गया वो देना पड़ेगा। लेकिन अब दिव्या की मुश्किलें बढ़ गई हैं और एसीबी अपनी पूछताछ में दिव्या मित्तल से हर वो राज खुलवाने की कोशिश करेगी जिस पर अब तक पर्दा पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दरअसल राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार सख्त है। राजस्थान में अब एसीबी की कार्रवाई में अड़चन नहीं आएगी। संबंधित डिपार्टमेंट अभियोजन स्वीकृति अटकाकर नहीं रख सकेंगे। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक कमेटी भी गठित की है। और चलिए अब टॉप एंगल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने खम्मम में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल रहे। तेलंगाना में विपक्षी एकता का दम देखने को मिला। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने खम्मम में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की उपस्थिति में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पी विजयन, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई महासचिव डी राजा शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी बैठक में कहा गया 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब 400 दिन हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तेलंगाना में बीआरएस की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा लोकतंत्र की नींव को तबाह करना चाहती है। आज हम एक नए प्रतिरोध की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी सभी देशी भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी थोपने से राष्ट्र की अखंडता प्रभावित होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को खम्मम शहर में होने वाली बैठक से पहले यदाद्री में स्थित भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के मंदिर जाकर पूजा की। राव सरकार ने इस मंदिर का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और भाकपा महासचिव डी राजा भी यदाद्री पहुंचे हैं। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस किए जाने के बाद ये पहली सार्वजनिक बैठक है। इस कारण ये बैठक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें तमाम विपक्षी दलों जैसे आम आदमी पार्टी, सपा और वामपंथी नेता सभी एक साथ नजर आए। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात करें एमपी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया सलाहकार की एक किताब पर एमपी में सियासी घमासान तेज है। दरअसल पीयूष बबेले ने इस किताब में सावरकर की तुलना जिन्ना से की और आरएसएस और जनसंघ पर जमकर प्रहार किया, जिसका पलटवार अब बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं। देशभक्तों से नफरत कांग्रेस की पुरानी आदत, जिन्ना से सावरकर की तुलना, एमपी में कांग्रेस को सियासी नुकसान। कांग्रेस की किताब को लेकर हंगामा बरपा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले की इस किताब पर कोहराम मचा है।
बवेले ने कांग्रेस के आजादी के योगदान को लेकर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा है, लेकिन इसमें आरएसएस और वीर सावरकर को लेकर जो लिखा गया उस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। किताब में लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक तरफ अगर कांग्रेस, क्रांतिकारी आंदोलन और आजाद हिंद फौज जैसी राष्ट्रवादी शक्तियां काम कर रही थी, तो वहीं कुछ संगठन जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू दक्षिणपंथी संगठन नकारात्मक व्यवहार कर रहे थे। जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया और इसी तरह का व्यवहार दक्षिणपंथी संगठनों का रहा। इनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू महासभा का नाम लिया जा सकता है। अब इस किताब और कांग्रेस के जिन्ना प्यार पर बीजेपी का प्रहार जारी है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत इतिहास पढ़ाना और नेहरू परिवार का महिमा मंडन करना कांग्रेस की आदत रही है। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, तो ये तो कांग्रेस की आदत है। ये जो तथाकथित नेहरू कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी। ये इस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास प्रस्तुत करना, ये कांग्रेस की आदत रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही शहीदों का और महापुरुषों का अपमान करती आई। गांधी नेहरू परिवार के महिमा मंडन में कांग्रेस अंधी हो चुकी है। नहीं, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो तो हिंदू विरोधी है। कांग्रेस ने ये तो कभी अपने इतिहास में स्वीकार ही नहीं किया कि हिंदुस्तान के लिए हिंदुओं ने कभी कुर्बानी दी हो। कभी कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी को तो अपना महापुरुष माना ही नहीं। कभी कांग्रेस ने महाराणा प्रताप को भी नहीं पूजा। वो तो जिंदगी भर अकबर को जूठन खाते रहे। और इसलिए कांग्रेस के दिल और दिमाग में हर हमेशा मुस्लिम परस्ती लिखी रही है और उसी आधार पर वो चलते रहे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो पैदाइश से लेकर उनको शत्रु ही दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण कांग्रेस की जो जिन्ना मानसिकता थी वो जग जाहिर हुई। तो वही बीजेपी के आरोपों कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख के मिश्रा ने बीजेपी से आजादी में उनके योगदान को लेकर निशाना साधा। यह बवाल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को हकीकत स्वीकार करने में परहेज है। पीयूष जी ने जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में आज़ादी के संग्राम को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के नायकों को लेकर जो खुलासे किए हैं, वह नई पीढ़ी के समक्ष उनके वास्तविक चरित्र को उजागर करते हैं। और जब उनका चरित्र उजागर होगा तो स्वाभाविक तौर पर, वैचारिक तौर पर द्वंद्व इस विचारधारा में होगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस किताब की आड़ में ये भी भूल गई कि जिस सावरकर की तुलना वो जिन्ना से कर रही है, उसी सावरकर के करोड़ों अनुयायी इस देश में हैं। उसी सावरकर को देशभक्त मानने वाले करोड़ों भारतीय को कांग्रेस आहत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कुश्ती संघ से खेल मंत्रालय ने मांगा है जवाब। 72 घंटे के भीतर देना होगा जवाब। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन से जवाब मांगा। पहलवानों के आरोपों पर फेडरेशन से जवाब मांगा गया। पहलवानों के आरोपों पर 72 घंटे में ये जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं मिलने पर सीधे एक्शन लिया जाएगा, इस बात के भी निर्देश दिए गए। पहलवानों का प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा। और इसी बीच कुश्ती संघ से खेल मंत्रालय ने मांगा है जवाब। 72 घंटे के भीतर ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा खेल मंत्रालय को। खेल मंत्रालय ने रेसलिंग फेडरेशन से ये जवाब मांगा। पहलवानों के आरोपों पर फेडरेशन से जवाब मांगा गया। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बात करें भोपाल की। भोपाल में खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे आबकारी नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस शराब की दुकान को रात 11:30 बजे बंद हो जानी चाहिए, वो दुकान रात को 2:30 बजे भी सिंगल विंडो से ग्राहकों को शराब की सप्लाई कर रही है। भारत 24 का एक्सक्लूसिव स्टिंग ऑपरेशन आपको देखना चाहिए। भोपाल में शराब 24/7। भारत 24 के कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूं तो रात के 11:30 बजे के बाद शराब बेचने की इजाजत नहीं, लेकिन आबकारी विभाग की लापरवाही और अनदेखी का फायदा यहां के शराब कारोबारी जमकर उठा रहे हैं। यकीन न हो तो 2:30 बजे की ये तस्वीर देखिए। देना नहीं चाहिए यार, परमानेंट ग्राहक है तुम लोगों को। जब तक बचपन है, जब तक पी रहा
एक है ना ये? हाँ? देखा आपने, हनुमानगंज के इस शराबी व्यापारी ने पुलिस और आबकारी विभाग के नाक के नीचे से इस छोटी सी खिड़की के जरिए शराब बेचकर आबकारी नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिसकर्मी ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच में खड़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ नियमों की अनदेखी हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूं तो आए दिन वाहन चेकिंग चलती रहती है, लेकिन आज विशेष दिन इसलिए है क्योंकि थाना हनुमानगंज की आज देर रात गश्त है। मतलब कि थाना प्रभारी की आज नाइट ड्यूटी है और ऐसे में वॉकिंग डिस्टेंस पे थाना प्रभारी जो है वाहन चेकिंग कर रहे हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे यहाँ से 100 मीटर दूरी पर ही वाइन शॉप जो है देर रात दारू की सप्लाई कर रही है। किस तरीके से दारू सप्लाई हो रही है भारत 24 के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा, लेकिन सवाल उठता है क्या पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है? भोपाल में खुलेआम पुलिस कमिश्नर सिस्टम का माखौल उड़ाया जा रहा है। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले पुलिस ने कई दावे भी किए थे कि अपराध से लेकर तस्करी पर रोकथाम लग जाएगी, लेकिन पुलिस के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि चंद दूरी पर पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 11:30 बजे बंद हो जाने वाली दुकान रात के 2:30 बजे तक आखिर कैसे खुली हुई है और विंडो सर्विस शराब ग्राहकों को प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर रात वाहन चेकिंग का चलन है और ऐसे में ड्रिंक एंड ड्राइव के लोगों को यहाँ पर पकड़ के पूछताछ करके माउथ एनालाइजर करके उनका चालान काटा जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आज रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और ऐसे में थाना हनुमानगंज के थाना प्रभारी यहाँ आज गश्त में हैं और इनके ही वॉकिंग डिस्टेंस पर 100 मीटर दूरी पर एक अंग्रेज़ी वाइन शॉप की शॉप है जहाँ देर रात तक वो शराब जो है सेवन कस्टमर्स को अवेलेबल करवा रही है। सवाल उठता है कि अगर यहाँ थाना प्रभारी की गश्त है और ऐसे में ही वाइन शॉप संचालक आधी रात को भी शराब बेच रहे हैं तो पुलिस की कानून व्यवस्था की किस तरीके की यहाँ गश्त चल रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ सुमित कुमार चावला, भारत 24।